हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने कमोडिटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हम 7-8 फैक्टर के बारे में जानेंगे जो कि स्टार्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, पहले मैं आपको ना लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स, उसके बाद हम एक एक फैक्टर में थोड़ा सा डीप डाइव इन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा होता है सीजनैलिटी। तीसरा होता है न्यूज़। चौथा होता है जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पांचवा होता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, छठवा होता है करेंसी मूवमेंट। सातवां होता है इंटरेस्ट रेट। और आठवां होता है, ये सब के अलावा कुछ डिफरेंट इस पॉलिसीज़ होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इंटरवेंशंस होते हैं। तो अदर फैक्टर्स में उसको हम रखेंगे। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। तो अगर आपको भी फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें आपको ब्रोकरेज भी कम देना पड़े, सर्विसेज भी अच्छे मिले और फीचर्स बहुत ज़्यादा मिले, तो फिर आप धन के साथ जा सकते हो। यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रहा है। अगर आप वुमेन अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ फ्लैट डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज पे। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो आपका टोटल जो ब्रोकरेज हो जाएगा, जो अपर कैप होगा, वो 10 रुपीज़ ही रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। प्लस आप ऑप्शन ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो, तो वो सब के लिए बहुत अच्छे से ना प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ पर से आप जाके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई ही रहने वाला है। ये जितने भी मार्केट सेगमेंट हैं उस पर सभी जगह पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई का डिमांड एंड सप्लाई को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग में देख लो, इंडेक्स पे देख लो, यहाँ पर डिमांड सप्लाई आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लेकिन कमोडिटी ही एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ना एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई है। यहाँ पर अगर आप क्रूड पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, तो जो भी अमाउंट पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, उतने अमाउंट का गोल्ड एक्चुअली कहीं पर स्टोर्ड है। ठीक है, क्रूड ऑयल उतने अमाउंट पे क्रूड ऑयल एक्चुअली स्टोर्ड है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर ना, जो भी मेजर आपका जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, इनके इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, हर हफ्ते इन्वेंट्री रिपोर्ट आते हैं। आपको बताया जाता है कि कितनी इन्वेंट्री अभी बची हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कम्युनिटी का जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, इसमें हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है ना डिमांड एंड सप्लाई में, कि सबसे पहला पॉइंट तो ये बेसिक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को। ठीक है, अब देखो मान लो कि कोई भी एक कमोडिटी है, उसका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, जो भी कमोडिटी की प्राइस रहेगी वो ऊपर जाने लगेगी। और सेम टू सेम इसका वाइस वर्सा, अगर डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो प्राइस पे इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है यहाँ पर कमोडिटी में, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं कोई कर सकता डिमांड एंड सप्लाई में। कमोडिटी में डिमांड एंड सप्लाई का एक इक्वेशन रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। देखो इक्वेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, प्लस इंपोर्ट्स हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस पे ये लागू होता है। इक्वल टू, ठीक है, ये हमेशा बराबर होना चाहिए डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस एक्सपोर्ट्स के। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक एक फॉर्मूला है कमोडिटी पे। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन ना कमोडिटी के प्राइसेस किस तरीके से ड्रिवन है, ठीक है, क्या ड्राइव करता है, उसके लिए आपको समझना है। इसी के लिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो बहुत डीपली समझना चाहते हैं कमोडिटीज़ को, वही इस वीडियो को देखें। बाकी सब आपने दूसरे वीडियोज़ को जाके वो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो वो सभी हम बाद में लेके आएंगे, लेकिन वो बहुत बाद की चीज़ है। पहले पूरे बेसिक्स हमें जानना है कमोडिटी के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा जो टॉपिक है, ठीक है, जो दूसरा फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है कमोडिटी प्राइसेस को, वो है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखो सीजनैलिटी में क्या होता है ना, कि कमोडिटी देखो रियल में कोई प्रोडक्ट हैं जो कि ना खेतों में उगाए जा रहे हैं या माइनिंग किया जा रहा है। ठीक है, या फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, कुछ ऐसा जो प्रोडक्ट हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इक्विटी या इंडेक्स टाइप का नहीं है कि वो सिर्फ ना
पेपर पे हैं वो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप निफ्टी खरीदोगे तो निफ्टी एक कोई प्रोडक्ट का नाम है जिसको आप डेली यूज़ में लेके आ सकते हो या उससे कुछ मटेरियल बना सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। ये टाटा मोटर जो शेयर्स है उसके, उसका कुछ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा डेली लाइफ में कुछ उसका रियल यूज़ नहीं है पैसे को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर कमोडिटी ना सीजनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई भी कमोडिटी, एक एग्जांपल लेते हैं राइस का, पिछले वीडियो में भी मैंने राइस का एग्जांपल दिया था, ठीक है। एक इसका प्रोडक्शन साइकिल होता है, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल होता है, राइस ना साल भर आप नहीं मीन्स उपजा सकते हो, ठीक है। आपको ना ऐसा मौसम चाहिए, ऐसा सीज़न चाहिए जहाँ पर आपके पास ना वाटर अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहे। तो बरसात में आपका वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। गर्मी कम होने लगती है, तब फिर आप अगर बोरवेल ये सब है तब फिर आप मिस वो कर सकते हो, तो फिर आप राइस का वो कर सकते हो। तो एक इसमें एक पैटर्न रहता है इसका, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल रहता है। उसी तरीके से जो वीट है, वीट को आप ना बरसात में नहीं लगा सकते हो, वीट को आपको गर्मी में लगाना है, ठीक है ना, समर में लगाना। वीट पे बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल लोगे तो फिर वीट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ना इसका एक प्रोडक्शन साइकिल रहता है जो कि अफेक्ट करता है सीजनैलिटी को। कैसे अफेक्ट करता है, अभी देखो, जैसे कि वीट का अभी सीज़न है, फॉर एग्जांपल वीट का भी प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है, ये अभी रनिंग है, प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी वीट के प्राइसेस ना कम रहेंगे, ठीक है। कम क्यों रहेंगे अभी वीट के प्राइसेस, क्योंकि अभी ना डिमांड तो है, ठीक है, लेकिन डिमांड से ज़्यादा ना सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट लगातार प्रोड्यूस हो रहा है वीट अभी इस सीज़न में, ठीक है, लगातार प्रोडक्शन इसका हो रहा है। तो ना लगातार प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका ना प्राइसेस हमेशा कम रहेंगे सीज़न में। लेकिन जैसे ही ना वीट का सीज़न चले जाएगा, जो प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन साइकिल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मान लो कि ठंडी में आपको वीट चाहिए, बरसात में वीट चाहिए, तो उस समय वीट के प्राइसेस ऊपर रहेंगे। या अगले सीज़न में जब प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट होने वाला है तो आपको वीट को बोना है, ठीक है। तो धान लगाने के लिए जब आप धान खरीदने जाओगे ना तो धान के प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई भी अगर एग्रीकल्चर करता होगा या उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, या गांव में किसी का होता होगा तो उसको पता होगा कि जब ना न्यू फसल लगाना रहता है आपको, तो धान लेने जाते हो तो धान के प्राइसेस बहुत महंगे रहते हैं। लेकिन जब वो धान का ना प्रोडक्शन होता है, जब सीज़न आता है, जब हार्वेस्टिंग होने लगता है, तो उसी धान का कीमत ना बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं सीजनैलिटी के अनुसार, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी है उस पर बहुत ज़्यादा मीन्स इफेक्ट होता है। उसके बाद फिर देख लो बुलियन, सीजनैलिटी में ही बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है, आप बुलियन में दो मेटल आते हैं, गोल्ड आता है और सिल्वर आता है, मतलब कि प्रीशियस मेटल। तो देखो ये भी सीजनैलिटी को फॉलो करते हैं कुछ कुछ। जब भी देखो कि फेस्टिव सीज़न आएगा, फेस्टिव सीज़न, ठीक है, फेस्टिव सीज़न बोले तो दिवाली सबसे ज़्यादा, ठीक है, दिवाली, दशहरा, ठीक है, और होली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा मिस नहीं रहता है, ठीक है। दिवाली, दशहरा, इस ठंडी के मौसम में जो फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, गणेश चतुर्थी हो गया आपका, ये सब। तो उस समय आप देखोगे कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, खासकर दिवाली के टाइम में देखोगे कि गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। उस समय क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, और सप्लाई उतनी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि दिवाली के लिए स्पेशली इस माइंस से प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा गोल्ड का, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सप्लाई लगभग उतना ही है या कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। इसके वजह से प्राइसेस स्पाइक कर जाते हैं दिवाली के टाइम पे। तो ये एक सीजनैलिटी है, ये भी एक ना पैटर्न, एक सीज़न है कि फेस्टिव सीज़न में आपका प्राइसेस ऊपर जाते हैं, बाकी सब सीज़न में थोड़े से नीचे रहते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। या फिर अगर बढ़ भी रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन में स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, ओके। और जो थर्ड अपना फैक्टर है, ठीक है, बहुत ही कॉमन फैक्टर है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बोले तो न्यूज़, ठीक है। अभी देखो कोई भी कमोडिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस, कॉटन, वीट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, क्रूड ऑयल, कोई भी मिस वो कमोडिटी आप ले लो, उसके रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ आते हैं, ठीक है, ये सब के रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूज़ इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अगर ख़राब न्यूज़ रहेगी तो फिर प्राइसेस मिस उसी तरीके से शो होगा, ठीक है। इक्विटी के जैसा मत समझना कि ख़राब न्यूज़ है तो हमेशा क्रैश आएगा, ठीक है। कमोडिटी में वो डिपेंड करता है कि वो ख़राब न्यूज़ भी किस टाइप का मिस वो सिचुएशन पैदा कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ख़राब न्यूज़ में कमोडिटी के प्राइसेस नीचे ही आएँ, ओके, या अच्छे न्यूज़ में कमोडिटी के प्राइस हमेशा ऊपर जाएँ,
ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें इसको ध्यान रखना है। कमोडिटी में वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो ड्राइव करने वाला है कमोडिटी को, ठीक है? क्योंकि कमोडिटी कंपनी की तरह नहीं है ना, अगर कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, जैसे रिलायंस है, इसके बारे में कुछ ख़राब न्यूज़ आई मतलब कि इसका मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत है, इसका प्रॉफ़िट में कुछ कमी होगी। लेकिन कमोडिटी में वो चीज़ नहीं है ना, अगर क्रूड ऑयल के खिलाफ कुछ न्यूज़ आती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि क्रूड ऑयल ही बंद हो जाएगा, ठीक है? कि क्रूड ऑयल वर्ल्ड में मिलना बंद हो जाएगा, इस टाइप का तो नहीं है। अगर वैसा न्यूज़ आ गया कि बहुत कम उसका सप्लाई बचा, तब तो ये ख़राब न्यूज़ है, क्रूड के लिए ख़राब न्यूज़ है, लेकिन प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो गई है ना? तो इसलिए इसको रिलेट मत करना, थोड़ा-सा सिस्टम यहाँ पर अलग काम करता है इक्विटी या इंडेक्स के इस मामले में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रियल के चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें कभी बंद नहीं होने वाली हैं, जब तक ये पूरी तरीके से डिप्लीट ना हो जाए अर्थ से। फोर्थ और बहुत मेजर मीन्स ये ड्राइविंग फोर्स है, बहुत मेजर फैक्टर है ये, ठीक है? इसको बोलते हैं हम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी बोल सकते हो, न्यूज़ बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है? अभी देखो कोई भी मीन्स ना कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, जैसे कि क्रूड ऑयल हम ले लेते हैं, क्रूड ऑयल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में मीन्स इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है? इंडिया में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, हमारे गरीब देश पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये श्रीलंका में भी यूज़ हो रहा है, ठीक, यूएसए में भी यूज़ हो रहा है। मीन्स बोलने की बात है कि पूरे पृथ्वी पे यूज़ हो रहा है क्रूड ऑयल के, ठीक है? कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री में मिस काम होना है या कोई गाड़ी चलनी है, कोई बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ को स्टार्ट करना है, चालू करना है, काम करवाना है, तो वहाँ पर क्रूड ऑयल के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर लगेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट्रोलियम और डीज़ल ही लगे, पेट्रोलियम जल ही लगेगा, ठीक है? हो सकता है ग्रीस लगे या कुछ भी लगे, तो क्रूड ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट कहीं न कहीं यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? अगर पूरी तरीके से अपना सोलर एनर्जी के ऊपर कुछ डिज़ाइन कर दो, तो वहाँ पर एनर्जी के लिए आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ल्यूब्रिकेशन के लिए या कुछ भी चीज़ अलग-अलग चीज़ों के लिए क्रूड ऑयल के कुछ प्रोडक्ट लगने ही हैं, ठीक है? तो अगर मान लो कि कोई भी ये सब कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ हैं, ठीक है? या फिर ना ओपेक कंट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा, नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कर लेना कि ओपेक में क्या कौन-कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ओपेक मतलब कि ना सबसे बड़ा मीन्स संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि ना क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ये मिस गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके यूनियन है गल्फ़ कंट्रीज़ के, जो मिस ना पूरे वर्ल्ड के डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो ना कुछ भी दो कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी चीज़ होता है, तो ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो डैमेज डाल सकता। पांचवा जो फैक्टर है, ये बहुत ही मेजर फैक्टर आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है? जो फिफ्थ फैक्टर है, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ ना सभी जगह अप्लाई होता है, आपके इक्विटी में अप्लाई होगा, ठीक है? आपके करेंसी मार्केट में अप्लाई होगा, बॉन्ड मार्केट में अप्लाई होगा, तो ये सभी जगह पे अप्लाई होता है, क्योंकि ना ये पूरे कंट्री का, कुछ नेशन का, ठीक है, जो भी नेशन में आप हो, उस नेशन का ना डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करेगा। इनडायरेक्टली देखो सभी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड हैं, कुछ को छोड़कर, ठीक है? तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में ना क्या क्या फैक्टर इसमें होते हैं, जैसे कि जीडीपी, सॉरी, जीडीपी, ठीक है? जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर हो सकता है, ठीक है, या तो नीचे नेगेटिवली ग्रोथ भी करता है जीडीपी, ठीक है ना? फिर कंजप्शन पैटर्न, ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न आपके स्क्रीन में लिखा हुआ होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, कंजप्शन पैटर्न, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? ये सारी चीज़ें ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कमोडिटी के प्राइस में, ठीक है? इन्फ्लेशन में से लेके आने के लिए कुछ भी चीज़ ये सब। अब देखो मान लो कि एक एग्जांपल इसमें से लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट लेते हैं कि किस तरीके से कमोडिटी प्राइस पे एम्प्लॉयमेंट रेट आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है? ये पूरी तरीके से लर्निंग वीडियो होने वाली है, ठीक है? हम बहुत ही बेसिक में जाकर ना किस तरीके से कम्युनिटी एक्ट करता है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है? क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलने वाली है, बहुत ही कम जगह होंगे जहाँ पर ये डिस्कस इतने डिटेल में होता होगा, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट रेट, मान लो कि ना इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा गिर गई, ठीक है? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अच्छी है अभी, ठीक है? क्योंकि हमारी आबादी जितनी है,
ठीक है, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, उतने कंपनीज गवर्नमेंट के पास नहीं, आपको प्राइवेट जॉब लेना ही पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे पड़ोगे तो नहीं वो हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि देश के लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स अपने नहीं बना रहे, बिजनेस नहीं बना रहे हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट रेट गिरने लगा। अब क्या होगा कि लोगों के पास ना जो पैसा था, जो लिक्विडिटी थी उनके पास, जो पॉकेट में उनके पैसा था, वो भी कम है अब। ठीक है, अब हो सकता है उनके पास ना कार हो या बाइक हो, ठीक है, लेकिन ना अब उसमें घूमना वो बंद कर देंगे या बहुत कम कर देंगे, क्योंकि ना अब वो ना पेट्रोल को ऑफर नहीं, मिस पेट्रोल या फिर ना डीजल को अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। ठीक, क्योंकि अब उनकी अर्निंग बहुत कम हो गई या अर्न ही नहीं कर रहे हैं। तो ना अगर मान लो कि यहाँ पर डिमांड ही नहीं रहेगी, ठीक, डिमांड ही कम हो जाएगी और सप्लाई उतने का उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या होगा, जो कमोडिटी का प्राइस है, कमोडिटी का प्राइस नीचे आने लगेगा। ठीक, सप्लाई तो देखोगे एक तरीके से तो सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, और डिमांड कम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आने लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ ना इफेक्ट डालते हैं कमोडिटी के प्राइसेस पे। उसी तरीके से वीट या राइस ये सब भी है। मान लो कि लोग, कुछ न्यूज़ आ गया उसकी वजह से लोग चावल खाना बंद कर दिए, चावल खाना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, डिमांड कुछ रहेगी ही नहीं, तो चावल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, 2 रुपये किलो चावल मिलने लगेगा अपन को भी बिना कोटा के। ठीक है, उसके बाद देखो जो छठवां चीज़ है ये करेंसी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो करेंसी मूवमेंट्स भी इफेक्ट डालते हैं हमारे कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा। अब मिस लंबी वीडियो नहीं बची है, इसके बाद 2 और टॉपिक आपको मिस देखना है। ठीक है, फिर इस चीज़ को ना अपना समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझो, ये सब चीज़ों को समझो, तो ना मार्केट में काम करने में मज़ा भी आपको आएगा। अगर आप कमोडिटी पे काम करो तो इक्विटी इंडेक्सेस पे काम करो तो ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, वहाँ भी ज़रूरत होती है, लेकिन आप ना एक स्केल पे पहुँचोगे तब ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कमोडिटी में आपको शुरू से पता होगा ना, तो फिर ना, तो चलिए हम देख लेते हैं करेंसी मूवमेंट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कमोडिटी प्राइसेस को। अभी देखो, आपको पता होगा कि मेजर ग्लोबल करेंसी कौन सी है अभी आज के डेट में, आप देखोगे तो यूएसडी है। ठीक है, तो यूएसडी ना पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। अब क्या कोई बिजनेस करोगे तो डॉलर में वो बिजनेस करना बहुत इजी, अगर ना 2 कंट्री के बीच में हो रहा है तो, क्योंकि ना ये पूरे वर्ल्ड वाइड ना एक्सेप्टेड मिस करेंसी है ये। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ना रुपए है, अब रुपए का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इंडिया में। देखो क्रूड ऑयल यहाँ पर ना भारत में डॉलर में ट्रेड नहीं होता है, ये रुपए में ट्रेड होता है। ठीक है, ये पर बैरल का ये रेट है। मान लो कि यहाँ पर ना क्रूड ऑयल का प्राइस 5,000 अगर चल रहा है, तो 5,000 क्या चीज़ का प्राइस हमें बताता है ये, क्रूड ऑयल के एक बैरल का। बैरल जानते हो ना, एक सिलेंड्रिकल एक वो रहता है, ठीक, टंकी टाइप की रहती है उसके अंदर। ठीक है ना, तो वो बैरल है, तो एक बैरल का प्राइस ये, क्रूड ऑयल का लॉट साइज 100 बैरल का रहता है। अब मान लो कि यूएसडी के मुकाबले, ठीक, क्योंकि क्रूड ऑयल का मेजरली जो ट्रेड्स होता है वो यूएसडी के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, यूएसडी के मुकाबले रुपया यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, रुपए का प्राइस कम हो गया या बढ़ गया, तो हम यहाँ पर एग्जांपल पॉजिटिव लेते हैं कि रुपए का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अगर रुपए का प्राइस बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ना वैल्यू में ना यहाँ पर रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पर वो कम होगी। ठीक है, रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पर कम होने लगेगी, तो हमें ना चीपर रेट में क्रूड ऑयल मिलने लगेगा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस अपने आप नीचे गिरने लगेगा। डिमांड सप्लाई वैसे ही चल रही है, लेकिन भारत में इसके प्राइसेस नीचे आने लगेंगे। तो इस तरीके से ना करेंसी रोल अदा करता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में डायरेक्टली इस रोल अदा नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ना वैल्यू में उसमें चेंजेस लेके आ जा रहा है वो डायरेक्टली। ठीक है, जो उसका प्राइस है पर्टिकुलर उस कंट्री में, क्योंकि देखो बेंच मार्किंग जो उसका रेट है वो यूएसडी है, यूएसडी के अनुसार जैसा भी फ्लक्चुएशन रुपए में होगा उस तरीके से प्राइसेस भी थोड़े मोड़े फ्लक्चुएट होंगे। तो ये सारे फैक्टर को जब आप फैक्टर इन करोगे ना, समझोगे, तब आप देखोगे कि अरे यार पोजिशनल में देखो बहुत लोग ना क्रूड ऑयल इंट्राडे बहुत अच्छा करते हैं, स्विंग पे अच्छा नहीं करेंगे वो लोग, स्विंग पे अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं क्रूड ऑयल में, ये सब में जो भी ग्लोबल इंडेक्स, जो भी ग्लोबल करेंसी है उसमें बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं जो ना उनको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। ठीक है, लेकिन अचानक से उनके अपोजिट मार्केट आ जाएगा या उनके साइड में चले जाएगा, तो उनको लगेगा अरे बाप रे ये बहुत अच्छा चीज़ है यार। ठीक है, लेकिन हर उस चीज़ को उन लोग ना रेगुलर वो नहीं कर पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। जो सातवां फैक्टर मिस अपना है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। देखो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है ना, कि कोई भी कंट्री इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लेके आती है। ठीक है, आरबीआई ने, ठीक है ना, रेपो रेट को बढ़ाता है वो, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट को ऊपर करके 5
बीपीएस बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर ना यहाँ पर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है अगर, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट मीन्स यहाँ पर बढ़ने वाले, तो अगर रेपो रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ये, ठीक। जैसे मान लो मिस ना मिस मेजरली 4 चीज़ों को अफेक्ट करता है, कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो कमोडिटी सेगमेंट में 4 चीज़ों को अफेक्ट करता है, जो भी ये सेक्टर है कमोडिटी का। देखो, सबसे पहला, अगर आप माइनिंग सेक्टर में हो, ठीक है, खास करके गोल्ड माइनिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हो, गोल्ड माइनिंग में, तो ना इस जो माइंस रहते हैं ना, उसके अंदर जो मशीनरीज रहते हैं, बहुत सारे मशीनरीज ना इंटरेस्ट पे लेके आए रहते हैं, ठीक। कोल माइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी खुद खरीदती है मशीनरीज, ठीक है। जो गोल्ड माइंस सब है ना, तो गोल्ड माइंस ना बहुत बड़े बड़े सब जगह नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत बार ना गोल्ड माइंस में क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स है वो रेंटेड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ना वहाँ पर ना रेंट पे भी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अगर रेंट अगर बढ़ रहा है कोई भी मशीनरीज का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो माइनर है वो किस चीज़ से पैसा वसूलेगा, ठीक है। वो चाहेगा कि उसका गोल्ड का प्राइस उसको ज़्यादा मिले, जब तक ज़्यादा नहीं मिलेगा वो सेल ही नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब देखो दूसरा फैक्टर, ठीक, इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है। देखो, कोई भी कंपनी हो सकती है जो कमोडिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट की हुई है, जैसे कि आपके ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, ठीक है, या इन्वेंट्रीज हो गए, ठीक। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा ना, तो उनका भी प्राइस वो लोग हमसे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको भी सभी चीज़ ना, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर यूज़ करें वो सभी चीज़ महंगी मिलने लगेगी, ठीक है। और जो भी लोन वो लोग लिए हैं या कंपनी का ऑपरेशन में जो भी लोन है उसका रेट बढ़ जाएगा वो, ठीक। तो वो किस चीज़ से वसूलेंगी, ठीक है, वो भी अपना इन्वेंट्री का रेट बढ़ा देगी। कोल्ड स्टोरेज में आपको सामान रखने का 10 रुपये एक दिन का लगता था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे रेट नहीं पता, ठीक। तो वो लोग क्या कर देंगे, 12 रुपये पर डे को कर देंगे। तो जब ये सीज़न आएगा, वो जो भी चीज़ है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, बिकने के लिए इन्वेंट्री से बाहर निकलेगी कोई भी चीज़, जैसे क्रूड वाली ये सब, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेट पे निकलेगी, क्योंकि ना जो भी विक्रेता है, ठीक है, जो भी चीज़ वो बेच रहा है, वो हमेशा चाहेगा कि जो मैंने इस इन्वेंट्री में पैसा लगाया है ना, वो पैसा मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करके उस चीज़ को वसूल करूँ, तो वो वहाँ पर 2 रुपये बढ़ा देगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हमें बोलते हैं। देखो, जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर कमोडिटीज़ में नहीं रहते हैं जनरली, डायरेक्टली खास करके, ठीक है। वो इनडायरेक्टली मीन्स वो ETF ये सब के थ्रू ट्रेड करते हैं, मिस इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टली कोई फ्यूचर्स खरीद के होल्ड नहीं करते रहता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। वो ट्रेडर रहते हैं, स्विंग या पोजिशनल करते हैं, तो वो अलग बात है वो, ठीक। तो यहाँ पर हम ना स्पेक्यूलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेटर मतलब ट्रेडर ही आपका हो गया। तो देखो, यहाँ पर ना जो भी ट्रेडर है, मान लो कि ना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। आपको सेम प्रोडक्ट खरीदने में, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग ना कमोडिटी सेगमेंट से कुछ समय के लिए हट जाएंगे और ना इक्विटी पे चले जाएंगे, या फिर इस ना वो लोग डायरेक्टली ETF में जाने लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से ना वो लोग ना डायरेक्टली कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिन मनी यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, ठीक, जो प्राइसेस में यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से ना आपको ना हायर मार्जिन पे करना पड़ेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, जो भी आपका डोमेस्टिक करेंसी था, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लो कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बहुत बार मिस ना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी तरीके से वो हमारे करेंसी को स्ट्रेंथ कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी ना इंटरनेशनली ट्रेडेड इस कमोडिटीज़ होंगे ना, जैसे क्रूड ऑयल, सिल्वर, ये सब, तो उसके प्राइसेस हमें ना थोड़े से सस्ते मिलने लगेंगे, क्योंकि ना डॉलर के प्रति रुपए का प्राइस इस थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने करेंसी में भी समझा था, तो उस तरीके से अफेक्ट करता है ये। तो ये तो आप समझिए कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैसे अफेक्ट करता है प्राइसेस को। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक है, वो भी अफेक्ट करेगा। क्या अफेक्ट करेगा, जस्ट जो मैंने बताया उसका अपोजिट है। फिर तो इसके बाद ना अदर फैक्टर्स में हम देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट ना डायरेक्टली कुछ नहीं करता है कम्युनिटीज़ से रिलेटेड, लेकिन ना कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, या कुछ ना प्रोग्राम उन लोग चालू कर रहे हैं जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ना वेदर हो गया। वेदर और सीज़न में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वेदर अलग चीज़ होता है, ठीक है, और सीज़न अलग चीज़ होता है। देखो, वेदर में क्या है, वेदर मतलब कि सीज़न, मान लो कि समर सीज़न चल रहा है, ठीक है, वीट लगा हुआ है अभी, ठीक है, वीट लगा हुआ है, ये सीज़न हो गया, एक लंबी अवधि तक वही मौसम बना हुआ है। अब मान लो कि ना गर्मी में बहुत ज़्यादा एक हफ्ते के लिए वेदर बिगड़ गया, मतलब मौसम बिगड़ गया गर्मी में,
और ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगी, बारिश होने लगी, बिफोर बारिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो आपका वीट क्या होगा, वीट की फसल ना ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ना इस तरीके से ना वेदर इफेक्ट करता है। अब कुछ पॉलिसीज भी है वो भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं गवर्नमेंट की। तो ये सारे चीज़ मिलकर ना कमोडिटी प्राइसेस को ड्राइव करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटी प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, जिनकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में आपको फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं। और बहुत बार कुछ टेक्निकल आपको वहाँ पर चार्ट पर नहीं दिखेगा, उसके बाद भी कुछ एक्शन हुआ रहेगा, ठीक है। बस आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये एक्शन अचानक से कैसे आ गया। तो उसके के लिए ग्लोबल न्यूज़ आपको ट्रैक करने आना चाहिए, किस तरीके से ट्रैक करते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देने का ट्राई किया वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिला होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्लास हो गया, ठीक गाइस, अच्छे से ट्रेड करते रहो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।